एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन काटा बदल गया। दादा जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार मित्रों, एक नए एपिसोड के साथ मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूं, आपका भुवनेश सिंघल। सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस एपिसोड को देखने वाले प्रत्येक दर्शक का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रंगों की महफिल, कवियों की महफिल जम चुकी है। विभिन्न प्रकार के रंग आपको शब्दों के माध्यम से कविता बनकर आपके सामने आएंगे। मैं एक एक कर सबसे पहले सभी कवियों का परिचय आपके बीच कराता हूं। हमारे बीच में मेरे सबसे बाईं ओर देश के बहुत वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ गीतकार आदरणीय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी हैं। मेरे बाईं ओर मेरठ की धरती से आई, मेरठ से उपस्थित हमारे बीच में हुई हैं शुभम त्यागी जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे दाहिने ओर बैठे हैं अशोक शर्मा जी, मैं उनका भी हास्य के, व्यंग के एक बड़े कवि हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मेरे ठीक दाहिनी ओर बैठी हैं सुषमा सवेरा जी, दोबारा बोलूंगा, मेरे ठीक दाहिनी ओर बैठी हैं, मेरठ से ही आप भी पधारी हैं, सुषमा सवेरा जी, उनका भी अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं कविताओं की इस महफिल में सबसे पहले चलना चाहता हूं। मेरठ से पधारी हमारे बीच, क्रांति की भूमि से पधारी, जहां पर क्रांति का बिगुल बजा सन 1857 में। वहां से निकलकर जब देश की एक कवित्री पूरे देश में अपने शब्दों के माध्यम से जानी जाती हो, अपने मधुर स्वर के कारण जानी जाती हो, और विशेषकर जब वो वीर रस की बात करती हो, रानी लक्ष्मीबाई पर बात करती हो, तो निश्चित रूप से देश का भविष्य लगता है कि कहीं सुरक्षित हाथों में है। हमारी मेरठ की धरती से पधारी शुभम त्यागी जी मेरे ठीक बाईं ओर बैठी है। झांसी की रानी पर उनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार मैंने उनको सुना, मन होता है कि हर बार उस कविता को सुने और यहां तक कि अपने दर्शकों तक उसको पहुंचाएं। मैं उनसे निवेदन करूंगा उस पंक्ति के लिए, उस कविता के लिए, मगर उससे पहले चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि वातावरण वीररस का बने, हम अपने देश के शहीदों की ओर जाएं, उनकी स्मृतियों को अपने हृदय में धारण करें। चार पंक्तियां कहता हूं कि शहीदों की शहादत पर मुझे एक गान लिखना है। क्या करना है हम कवियों को, दायित्व बताता हूं अपने माध्यम से, चार पंक्तियों के माध्यम से, कि शहीदों की शहादत पर मुझे एक गान लिखना है। मेरे जो दिल में उठता है वही तूफान लिखना है, और भले फिर क्यों ना मेरे प्राण भी तन छोड़ दे मेरा, मुझे सागर के सीने पर भी हिंदुस्तान लिखना है। क्या बात है, बड़ी बढ़िया। ऐसे ही तेवरों की, ऐसे ही स्वर की धनी एक कवित्री शुभम त्यागी जी हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। आपकी जोरदार तालियां उस कवित्री के लिए बजे। शुभम त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अच्छा संचालन भुवनेश जी कर रहे हैं, धन्यवाद। क्रांति धारा मेरठ से होती हूँ तो देश की बात भी करती हूँ, शहीदों की बात भी करती हूँ। चार पंक्तियाँ आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, और बेटियाँ, माएँ, पत्नियाँ देख रही हैं, सुन रही हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो अपने बच्चों को या छोटे भाई बहनों को झूठी मूठी मनगढ़ंत राजा रानी की कहानी ना सुना करके अगर देश के वीरों की, वीरांगनाओं की कहानी सुनाए तो शायद बच्चे उनको बहुत बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। बिल्कुल बहुत अच्छी बात जी। शहीदों की चलो मिलकर कि कोई बात हो जाए, क्या बात, भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए, क्या बात, कहानी राजा रानी की
नमा हमको सुनाना तुम ओह क्या बात, बढ़िया। कहानी राजा रानी की, नमा हमको सुनाना तुम कहानी अब शहीदों की, नई सौगात हो जाए। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। कहानी अब शहीदों की नई नई सौगात हो जाए। और एक गीत पढ़ना चाहती हूँ जिसका जिक्र भुवनेश जी आपने जी, जी। किया। और बचपन से ही मैं जी। जिस वीरांगना को देखती सुनती पढ़ती आई, यानी कि जब तक मैं पढ़ना भी नहीं जानती थी, मैं उनको पिक्चर्स में, फोटो में, किताबों में देखती आई। जी उन्हीं पर एक गीत पढ़ती हूँ, झांसी बहुत की रानी सुंदर पर। जी, सुनिएगा बहुत दादा अच्छा आप। गीत स्वागत है, है। स्वागत है, स्वागत है, बहुत अच्छा। अब तक जो मैं सुनती आई, हम्म, अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, बहुत बढ़िया। वाह, वाह। झांसी वाली रानी वाह 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 वाह, बहुत अब बढ़िया। तक जो मैं सुनती आई, क्या बात है। हाँ वो अमर कहानी थी, झांसी वाली। झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी बहुत थी, बढ़िया। झांसी वाली रानी थी। बचपन से ही जिसके मन को, बचपन से ही जिसके मन को बरछ कपाण ही भाए थे, नाना के संग मिलकर उसने यही तराने गाए थे, क्या बात। नाना के संग मिलकर उसने यही तराने गाए थे। छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, छोड़ के गुड्डे गुड़िया सारे, ऐसी बनी सयानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, बहुत झांसी वाली रानी थी। और एक बंद और इसका रखती हूँ, जी क्या कहती हूँ कि साहस दृढ़ता संयम जिसके, साहस दृढ़ता संयम जिसके, मन को सदा ही भाते थे, साहस दृढ़ता संयम जिसके, मन को सदा ही भाते थे। भारत माँ की आजादी के, भारत माँ की आजादी के सपने सुहाने आते थे, क्या बात, भारत माँ की आजादी के सपने सुहाने बहुत अच्छे, वाह। आते थे। बांध शीश मृत्यु का बाना, बांध शीश मृत्यु का बाना, रणकूद पड़ी मर्दानी थी, क्या बात, झांसी वाली रानी बहुत थी अच्छे वो, भाई, झांसी बहुत वाली बढ़िया। रानी थी, झांसी वाली रानी थी। और कैसे झांसी वाली रानी ने अपने नन्हे शिशु की भी रक्षा की और झांसी भी नहीं छोड़ी। तब कहती हूँ कुछ जी। पंक्तियों के माध्यम से कि अंतिम सांसें लेकर उसने, अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु को भी ना छोड़ा क्या बात। था, अंतिम सांसें लेकर उसने शिशु को भी ना छोड़ा था। मातृभूमि से किया जो प्रण था, मातृभूमि से किया जो प्रण था, उसको भी ना तोड़ा था, मातृभूमि से किया जो प्रण था, उसको भी ना तोड़ा था। शक्ति वेग से शत्रु सहारे, शक्ति वेग से शत्रु सहारे, ऐसी वीर जवानी थी, क्या बात, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी बहुत वाली अच्छी, रानी बहुत थी। बढ़िया। अब तक जो मैं सुनती आई, हाँ वो अमर कहानी थी, झांसी वाली रानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बधाई अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। बधाई हो, बधाई हो। बहुत बढ़िया। शुभम त्यागी जी ने जो संस्कार देने का कार्य किया है, निश्चित रूप से ये सतमोला कवियों की चौपाल पर ही संभव है। मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ गीतकार आदरणीय डॉक्टर जयसिंह आर्य जी हैं, वीर रस के अच्छे कवि हैं। डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को आमंत्रित करता हूं, देश में जिनकी कविताएं आने वाली पीढ़ी को कहीं प्रेरणा देने का कार्य करती हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, डॉक्टर जयसिंह आर्य जी। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कुछ दोहे कहना चाहता हूं। जी जी स्वागत। श्री राम मई दोहे। तुलसी जी को भा गया क्या बात। सिया राम का रूप,
आंगन आंगन खिल उठी, चौपाई की धूम। क्या बात, भाई बढ़िया। बहुत बढ़िया। और एक बड़ा उपेक्षित पात्र हुआ है रामायण में उर्मिला के रूप में। माता सीता तो वनवास में चली गई थी श्री रामचंद्र जी के साथ में, परंतु उर्मिला ने महलों में रहकर वनवास भोगा। जी एक दोहा कहना चाहता हूँ। जी जी जी। खुशी खुशी ही उर्मिला थी पीड़ा के पास, बढ़िया। खुशी खुशी ही उर्मिला थी पीड़ा के पास, रह कर जिसने महल में भोगा था वनवास। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। गले मिला जब राम के, गद गद हुआ निषाद, जाति पाति के हो गए सारे दूर विषाद। क्या बात है, बहुत अच्छे। और एक संबंधों पर एक चौपाईवत कहने का प्रयास कर रहा हूं पिता शीर्षक से। जी जी जी। मेरे मन का गाँव पिताजी, मेरे मन का गाँव पिताजी, है बरगद की छाँव पिताजी। क्या बात है, बहुत अच्छे। है बरगद की छाँव पिताजी, चल कर आए सुसता लो कुछ, चल कर आए सुसता लो कुछ, आओ दबा दूं पाँव पिताजी। हाय हाय, क्या बात, बहुत अच्छे भाई। आए सुसता लो कुछ, आओ दबा दूं पाँव पिताजी। माँ बरसाती अपनी ममता, माँ बरसाती अपनी ममता, ठहराए जिस ठाव पिताजी के मेहमानों की राहें तकते, मेहमानों की राहें तकते, सुन कौवे की काओ पिताजी। क्या बात है, मेहमानों की राहें तकते, सुन कौवे की काओ पिताजी के सिखलाते थे हमको नित नित, सिखलाते थे हमको नित नित, दुनिया के हर दांव पिताजी। क्या बात है। मेरे मन का गाँव पिताजी, है बरगद की छाँव पिताजी। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत मार्मिक रचना। बढ़िया। बहुत
बहुत ही मार्मिक रचना यहाँ पर डॉक्टर जयसिंह आर्य जी ने पिता के ऊपर सुनाई। बहुत मन को भावुक कर दिया, कहीं हृदय भाव विभोर हो गया पिता को लेकर। पिता की स्मृतियाँ सदैव हमारे जीवन को प्रेरणा देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इस मार्गदर्शन से निकलकर जब व्यक्ति समाज में जाता है तो अपने जीवन के अपने हिस्से के संघर्षों को झेलकर निश्चित रूप से सफलता के सोपान तक पहुंचता है। ऐसे ही एक हमारे कवि हैं जो सफलता के सोपान पर पहुंचे हुए हैं। हास्य के बड़े कवि हैं अशोक शर्मा जी, मेरे दाहिनी ओर यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे उनके लिए 4 पंक्तियाँ कहीं राजेश चेतन जी हमारे देश के एक बड़े कवि है, वो कहा करते हैं कि यदि अपने दोस्तों के साथ, हंसी में कई बार कहते हैं मेरे, यदि हंस बोल लेते अपने हम यारों के साथ, यदि दिल को खोल लेते, यदि हम अपने यारों के साथ दिल को खोल लेते, यहां से करना, यदि दिल को खोल लेते यदि हम अपने यारों के साथ, तो अस्पताल में ना यूं खोलना पड़ता औजारों के साथ। क्या तो ऐसे ही हास्य से आपके दिल को खोलने वाले, यदि वो दिल को खोलेंगे तो निश्चित रूप से औजारों से कभी नहीं खुलेगा दिल। खूब हंसिए, ठहाका लगाइए। आमंत्रित करना चाहता हूं अशोक शर्मा जी को, जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए अशोक शर्मा जी। दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है कार पार्किंग। अगर आप कार पार्क करने कहीं जाएंगे तो आपको दूसरे मोहल्ले में जाके जगह मिलेगी। बिल्कुल। वही मैंने देखा, कार पार्किंग के बीच में एक महिला चारपाई बिछाकर आधी लेटी थी आधी बैठी थी। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने उससे सीधा सीधा प्रश्न किया और उसने बड़ा अजीब जवाब दिया कि कार पार्किंग में लेटी एक महिला से हमने कहा, बहन जी यहाँ चारों ओर कारें खड़ी हैं, बीच में आप पड़ी। इसका क्या कारण है, क्या वजह है, आपको पता नहीं है कार पार्क करने की जगह है? क्या बात है। वह बोली, भाई साहब यह तो जानता सारा जहां है, पर इस महानगर में कार पार्क करने की जगह कहाँ है? बिल्कुल सही बात। मैं ही एक अकेली महिला हूँ जो इस समस्या को मिटाने पर तुली हूँ और तुली हुई रहूंगी जब तक मेरे पति बाजार से सब्जी लाकर यहाँ कार खड़ी नहीं कर देते। अच्छा, वो जगह घेर रखी है, तब तक मैं इसी अवस्था में वही पड़ी रहूंगी। जगह घेर रखी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। मित्रों, बड़ी भाग्यशाली महिलाएं होती है जिनके पति सब्जी लेकर आते हैं। हाँ, मेरे भी लाते हैं। उनसे भाग्यशाली महिलाएं वो होती हैं जिनके पति बनाते हैं। थैला लेकर पीछे पीछे चलते हैं, छाटने के लिए आगे आगे पत्नी चलती है। आप कौन सी वाली कैटेगरी की? ये पत्नी ने मेरी ने देख लिया अच्छा, और देख लिया तो बोली कल आप भी चलेंगे। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। दूसरी वाली। अच्छा, तो अगली बार आगे आगे पत्नी, पीछे पीछे थैला लेकर हम। क्या बात, क्या वहां पत्नी सब्जी खरीद रही है। मैंने देखा वहां एक डॉक्टर की दुकान थी। हाँ, मैंने कहा यार सब्जी वालों के बीच में डॉक्टर की दुकान क्या कर रही है? मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, पत्नी सब्जी खरीद रही है, आप कविता का आनंद लें। कि एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी और उसमें डॉक्टर की दुकान। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी उसमें डॉक्टर की दुकान। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे, वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। ये पहला मरीज अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। रात चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। क्या बात। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। क्या बढ़िया व्यंग, बढ़िया व्यंग। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। क्या बात, बहुत अच्छे। वही आज के समय, वाह वाह। यह जन्मजात लोभी स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अब 100 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है, आधा किलो गोभी सुबह से उबक रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छी। ये 100 रुपए की सब्जी अंटी में छुपा कर ले जा रहा था। ये 100 रुपए की सब्जी बहुत बढ़िया अंटी में छुपा कर ले जा रहा था। जेब कतरों ने ऐसा भापा कि इसकी अंटी ही साफ कर दी। कसकर पकड़े था इसलिए एक उंगली भी हाफ कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया
जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। क्या बात है, बहुत अच्छी भाई। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गैल गई तो भिंडी का भाव सुनकर मुर्गे मटर की तरह फैल गई। मटर की तरह इसका संतुलन बिगड़ गया, मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। जब कोई हथकंडा भी काम नहीं आया तो सब्जी वालों ने इसे लहसुन सुंघाया और ये भी कमबख्त फैंटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठी। और वो जिसके हाथ में बंदूक है उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। तब से वह बंदूक लिए घूम रहा है, जिसने छुड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। अंत में डॉक्टर बोला पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अशोक शर्मा जी ने बात की दादागिरी की, हास्य के माध्यम से वीरता की बात की, बहादुरी की बात की, बंदूक की भी बात की। मगर मित्रों आपको बताना चाहता हूँ हमारे अशोक शर्मा जी भी कम बहादुर नहीं है। आप इनके शरीर पर मत जाना, आपको लग रहा होगा भाई इतने हल्के फुल्के से, मगर ये बहुत बहादुर है। इनकी बहादुरी का किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको, पंक्तियां सुनिएगा जी। एक बार अशोक शर्मा जी ने पापड़ तोड़ दिया। एक बार अशोक शर्मा जी ने पापड़ तोड़ दिया, अपने बलशाली हाथों से ककड़ी को मोड़ दिया। इतना भारी काम। एक बार अशोक शर्मा जी ने पापड़ को तोड़ दिया, अपने बलशाली हाथों से ककड़ी को मोड़ दिया। और हद तो तब हो गई साथियों, तब हो गई साथियों जब एक ही प्रहार में गुब्बारा फोड़ दिया। जब एक ही प्रहार में गुब्बारा फोड़ दिया। और इनकी बहादुरी का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। अच्छा, इनकी बहादुरी का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। एक बार तो इन्होंने नींबू निचोड़ दिया। इतने बड़े बड़े काम कर दिए, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छे हास्य की रचनाओं के माध्यम से अशोक जी ने खूब हमको हंसाया, गुदगुदाया। हास्य से निकलकर अब पुनः राष्ट्रवाद की ओर चलते हैं, सामाजिक सरोकारों की ओर चलते हैं, संवेदनाओं की ओर चलते हैं। देश की एक बड़ी कवित्री सुषमा सवेरा जी मेरे ठीक दाहिनी ओर बैठी है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आवाज देता हूं। आपकी जोरदार तालियां इस कवित्री को मिले, सुषमा सवेरा जी। बहुत बहुत आभार आपका भुवनेश जी, और सतमोला कवियों की चौपाल के और इस स्टूडियो के हमारे प्रवीण भाई को सत सत नमन प्रणाम करती हूँ। और अपनी सीधी सीधी बात बताती हूँ कि मैं कहाँ से आई हूँ इन 4 पंक्तियों के माध्यम से। मैं हिंद की बेटी हूँ, हिंदुस्तान से आई हूँ। मैं हिंद की बेटी हूँ, हिंदुस्तान से आई हूँ। संस्कार की सौगातें मैं संग संग लाई हूँ। संस्कार की सौगातें मैं संग संग लाई हूँ। हिंदी की बोली में हिंदुस्तान है बसता। हिंदी की बोली में हिंदुस्तान है बसता। हिंदी की बिंदी में, हिंदी की बिंदी में 16 श्रृंगार में लाई हूँ। मैं हिंद की बेटी हूँ, हिंदुस्तान से आई हूँ। और एक गीत आपके सामने कि जब बच्चा छोटा होता है, अभी हमारी शुभम बहन ने देशभक्ति की बात करी और कहा कि भाई झूठी मूठी कविताएं ना सुनाए, कहानियां ना सुनाए दादी नानी माँ, इस देश के बारे में बच्चों को जागरूक करें और अच्छे अच्छे उनके अंदर संस्कार भरे। तो मैं वहीं आपको ले चलती हूँ, सुनिएगा। माँ तुम मेरा ले लो नमन, माँ तुम मेरा ले लो नमन, सरहद अब मुझे बुलाती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है। सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन,
माँ छोटे छोटे कदमों से तूने चलना सिखलाया है, यह स्वर्ग सरीखा देश मेरा माँ तूने ही बतलाया है, माँ तूने ही बतलाया है, माँ तूने ही बतलाया है। सीख ये तेरी माँ मुझको, सीख ये तेरी माँ मुझको, अब याद बहुत ही आती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, बहुत अच्छी। सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। वाह, वाह। और क्या सिखाती है माँ? माँ ने क्या सिखाया उस बच्चे को? तन देश मेरा मन देश मेरा, सांसों को देश बताया है, नस नस में मेरी देश प्रेम का तूने दीप जलाया है, माँ तूने दीप जलाया है, माँ तूने दीप जलाया है। सोते जगते ना जाने क्यों, सोते जगते ना जाने क्यों, सरगम वो मुझे बुलाती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। दुश्मन का शीश झुका कर माँ मैं तेरा मान बढ़ाऊंगा, तू गर्व करेगी मुझ पर माँ जब जीत के जंग में आऊंगा, जब जीत के जंग में आऊंगा, जब जीत के जंग में आऊंगा। तोपों की सलामी लेने को, तोपों की सलामी लेने को धरती माँ मुझे बुलाती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। और आखिरी अंतर पे ध्यान चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत। कांधे पर सर रख लेने दो एक बार मुझे माँ प्यार करो, कांधे पर सर रख लेने दो एक बार मुझे माँ प्यार करो, माथे का चुंबन ले लो माँ, ना आँखों में यूं नीर भरो, ना आँखों में यूं नीर भरो, ना आँखों में यूं नीर भरो। मेरे कानों में हर पल माँ, मेरे कानों में हर पल माँ आवाज उधर से आती है। आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। बहुत अच्छी, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छी। सरहद अब मुझे बुलाती है। और हमारे भी स्टूडियो से आवाज आती है कि अब हमको छोटा सा ब्रेक लेना है। मित्रों, मिलते हैं ब्रेक के बाद दोबारा, तब तक लीजिए आप सतमोला खट्टी मीठी गोलियों का चटकारा। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार बंधुओं, पुनः आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। सतमोला कवियों की चौपाल में हमारी कविताओं की महफिल जम चुकी है। मेरे सबसे दाहिनी ओर बैठी हैं डॉक्टर बबीता गर्ग जी, जो फरीदाबाद से हमारे बीच में पधारी हैं। ठीक उनके बराबर में बैठी है मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी, जो गाजियाबाद से हमारे बीच पधारी हैं। मेरे बाईं ओर बैठे हैं राहुल मिश्रा जी, मध्य प्रदेश की भूमि से हमारे बीच में आए हैं। ठीक उनके बराबर में बैठी हैं डॉक्टर सुधा शर्मा जी, जो मेरठ से हमारे बीच पधारी है। मैं सभी कवियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जिस मधुर आवाज को यहां पर आवाज देना चाहता हूं, मेरठ की धरती से पधारी है हमारे बीच सुधा शर्मा जी,
संवेदनाओं की, सामाजिक सरोकारों की एक बड़ी कवित्री देश की, जिनकी मधुर आवाज लोगों को कहीं प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है, आकर्षित करती है, उस बड़े नाम को आवाज देते हैं सुधा शर्मा जी। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए सुधा शर्मा जी। कितना बचकाना प्रश्न है ये, कितनी मुझसे प्रेम और प्रीति, कितना बचकाना प्रश्न है ये, कितनी मुझसे प्रेम और प्रीति। मुझको तो बस इतना मालूम, मुझको तो बस इतना मालूम, तू मुझ में मैं तुझ में जीती। कितना बचकाना प्रश्न है ये, कितनी मुझसे प्रेम और प्रीति। प्रेम अथाह होता है, अनंत होता है, उसको नाप नहीं सकते। द्रव्य नहीं जो नाप सकूं मैं, भार नहीं जो तोल सकूं। बहुत अच्छे। द्रव्य नहीं जो नाप सकूं मैं, भार नहीं जो तोल सकूं। अनंत अथाह तुलनीय सा, अनंत अथाह तुलनीय सा, शब्दों में कैसे बोल सकूं। कितना बचकाना प्रश्न है ये, कितनी मुझसे प्रेम और प्रीति। मुझको तो बस इतना मालूम, तू मुझ में मैं तुझ में जीती। कितना बचकाना प्रश्न है ये। मेरा प्रेम दमकता सूरज और चांद की चांदनी, मेरा प्रेम दमकता सूरज और चांद की चांदनी। जीवन वीणा झंकृत कर दे, जीवन वीणा झंकृत कर दे, ऐसी है ये रागिनी। कितना बचकाना प्रश्न है ये, कितनी मुझसे प्रेम और प्रीति। फिर न इसे शब्दों में बांधना, जानता है ये सीमा लांघना। फिर न इसे शब्दों में बांधना, जानता है ये सीमा लांघना। प्रेम है चंदन, प्रेम है वंदन, प्रेम है चंदन, प्रेम है वंदन, कर ले बस तू प्रेम का चिंतन। कितना बचकाना प्रश्न है ये, कितनी मुझसे प्रेम और प्रीति। कितना बचकाना प्रश्न है ये, कितनी मुझसे प्रेम और प्रीति। मुझको तो बस इतना मालूम, तू मुझ में मैं तुझ में जीती। इतना बचकाना प्रश्न है। बहुत अच्छी भाई। कितना बचकाना प्रश्न है ये के माध्यम से निश्चित रूप से सामाजिक सरोकारों के विषय को बहुत अच्छे से डॉक्टर सुधा शर्मा ने उठाया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं सुधा शर्मा जी को। और चलते हैं अब एक ऐसी कवित्री की ओर, जब देश में वातावरण बदला, सत्ताएं बदली, तो शायद राम के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी आस्थाएं चरम पर पहुंची। हमारे कवि कुल के एक बहुत ही युवा मगर श्रेष्ठ कवि अमन अक्सर ने कभी कहा राम के लिए कि सीता अग्नि में न जली, राम जल में जल गए। तब राम के प्रति ये सिद्ध हुआ कि जो लोगों के हृदय में भावनाएं हैं, जो आस्था है, वो शायद कहीं शब्दों के माध्यम से आज बाहर आने को आतुर हैं। ऐसी हमारे बीच में कवित्री हैं डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी, जो गाजियाबाद से हमारे बीच आई हैं। राम पर बहुत सुंदर गीत उनके पास है। राम के लिए मैंने भी कभी लिखा 4 पंक्तियां, कहता हूं कि राम के दीवाने बनो। भावनाएं जब चरम पर पहुंची तो किस प्रकार भय मुक्त वातावरण हुआ जब सत्ताएं बदली और राम के प्रति हमारी आस्था चरम पर पहुंची तो मन से 4 पंक्तियां निकली कि राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो। बड़ी कवित्री को आवाज देना चाहता हूं, राम पर लिखने वाली उस कवित्री को आवाज देना चाहता हूं जिसने अपनी कविता के माध्यम से पूरे देश के अंदर धूम मचाई, अपनी एक अलग पहचान बनाई। राम के दीवाने बनो 4 पंक्तियां समर्पित करता
करता हूं श्री राम जी के चरणों में के राम के दीवाने बनो, राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए, दिलों में बसा के राम, होठों पे सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए और सब किए शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज्य। निश्चित रूप से इस राष्ट्र के अंदर राम राज्य आएगा, मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं। जब डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जैसी हमारी देश की नारियां जब राम पर लिखेंगी तो इस राष्ट्र के अंदर पुनः राम राज्य आएगा। इसी राम राज्य की संकल्पना के साथ मैं आवाज देता हूं देश की लाडली कवित्री डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी को। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी। बहुत आभार आपका सर, सभी को नमन करती हूँ और श्री राम जी के चरणों में अपनी एक रचना समर्पित करना चाहती हूँ। देखिए हमारे जीवन में हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारे विचार होते हैं और हमारे संस्कार, इन सब का आधार हमारे प्रभु श्री राम जी ही तो हैं। तो उन्हीं को समर्पित मेरी ये रचना है। क्या कहती हूँ सुनिएगा। इतना 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 कितना जितना भी है मन में भाव है राम का। क्या बात। इतना कितना जितना भी है मन में भाव है राम का। जीवन का आधार यही है, फिर जीवन किस काम का। रंग सुनहरा चमकीला है, चमक रहा उस धाम का जिसने मर्यादा सिखलाई। नाम जपो उस राम जिसने मर्यादा सिखलाई। नाम जपो उस राम का। और क्या कहती हूँ सुनिएगा। सॉरी। वचनों की पहचान तुम्ही हो, मान तुम्ही, सम्मान तुम्ही। वचनों की पहचान तुम्ही हो, मान तुम्ही, सम्मान तुम्ही। सीता के जीवन में आए बन के एक वरदान तुम्ही। भाई बंधु सखा भक्त भी साथ रहे हर व्याग पे। सुमिरन तेरो करते हर पल, सुमिरन तेरो करते हर पल। नाज करे परित्याग पाए। सुमिरन तेरो करते हर पल, नाज करे परित्याग पाए। सहज सरलता और मुखरता तेरे ही श्रृंगार है। सहज सरलता और मुखरता तेरे ही श्रृंगार है। इस जीवन का सार यही है, इनसे ही संसार है। बहुत सुंदर। पाप कर्म की गठरी के सब कर्म यही खुल जाएंगे। पाप पुण्य की गठरी के सब कर्म यही खुल जाएंगे। दिल से याद करोगे बंधु, राम यही मिल जाएंगे। दिल से याद करोगे बंधु, राम यही मिल जाएंगे। आखिरी पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुंचाने जा रही हूँ। क्या कहती हूँ सुनिएगा।
इस दुनिया को कब तक प्यारे तू अपना कह पाएगा। इस दुनिया को कब तक प्यारे तू अपना कह पाएगा। 2 दिन का ये चमन खिला है, एक दिन ये मुरझाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, एक दिन ऐसा आएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, एक दिन ऐसा आएगा। खाली हाथ ही आया जग में, खाली हाथ ही जाएगा। खाली हाथ ही आया जग में, खाली हाथ ही जाएगा। बहुत आभार, बहुत आभार। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी। अपने धर्म की यात्रा को, आध्यात्म की यात्रा को बहुत अच्छे से हम लोगों को कराया और अपने शब्दों के माध्यम से धर्म और आध्यात्म की उस यात्रा पर लेकर निकली कि जहाँ जाकर शायद आदमी इस सांसारिक मोह को छोड़ देता है। राम को याद करते हुए अक्सर मन भावुक हो जाता है, मगर राम की भावुकता से बाहर निकलकर एक युवा कवि को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि जब राम के प्रति हम भावुक होते हैं तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद की कामनाएं हमारे हृदय में हिलोर मारने लगती है। एक देश का युवा कवि जो मध्य प्रदेश से आता है, राहुल मिश्रा हमारे मध्य में। जोरदार तालियों से इस राहुल मिश्रा युवा कवि को आमंत्रित कीजिए। आपकी तालियां इस युवा कवि को और अच्छा लिखने के लिए आमंत्रित करेंगी, प्रेरणा देंगी। राहुल मिश्रा, स्वागत स्वागत है, स्वागत। सतमोला कवि के इस मंच को प्रणाम करता हूं और अपनी कविता प्रस्तुत करता हूं। उम्मीद है आपकी तालियां मुझ तक पहुंचेंगी, आशीर्वाद बनकर मुझ तक पहुंचेंगी। एक वोट, हम सबको एक वोट डालना चाहिए, उसको प्रेरित करने के लिए ये कविता है कि हमें वोट जरूर करना चाहिए। जी जी। तो कविता शुरू करता हूँ कि आज मैं 18 वर्ष का हो गया हूँ और मैं अपना वोट डालने जा रहा हूँ, और मेरे एक वोट से क्या होगा ये सोचते हुए जा रहा हूँ, और मन में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहा हूँ, और मन में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहा हूँ कि क्या प्रजातंत्र के इस मंदिर में डाकू तंबू गाड़ेंगे, क्या चोर उचक्के टुकड़े करके अखंड राष्ट्र को फोड़ेंगे, और क्या संविधान की मर्यादा को अपने हित में मोड़ेंगे, या फिर अपने ही लोगों को राजनीति में जोड़ेंगे। क्या बात है। ये सारी चीजें मैं सोचते हुए जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान लगाकर बात सुनो, सिर्फ नहीं है मेरे सारे भारत के जज्बात सुनो। वाह, बहुत अच्छे। कि कब तक ये उपहास करेंगे भारत के परिधानों का, हम भी कब तक खून पिएंगे अपने ही जज्बातों का, हम भी कब तक खून पिएंगे अपने ही अरमानों का। और वोट बैंक की ताकत से अब भारत का भाग्य लिखो, यौवन हो तो युवा शक्ति से यौवनता आभास दिखो। क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। सहन शक्ति अब बहुत हो गई, पानी ऊपर से बहता है, सहन शक्ति अब बहुत हो गई, पानी ऊपर से बहता है, युवा देश का जाग रहा है, वोट से सब कुछ कहता है। क्या बात है, युवा देश का जाग रहा है, वोट से सब कुछ कहता है। इसीलिए वोट उसे दो जिसके आगे दुश्मन भी थर्राता है, और वोट उसे दो जिसका चर्चा परदेशों तक जाता है। वोट उसे दो जिसका चर्चा परदेशों तक जाता है, वोट उसे दो जो ताकत का प्रयोग भरपूर करे, वोट उसे दो जो ताकत का प्रयोग भरपूर करे, सारे हुक्कामों को झुकने पर मजबूर करे। सारे हुक्कामों को झुकने पर मजबूर करे। वोट उसे दो जिसके कारण उत्पाती भय खाते हों, वोट उसे दो जिसके कारण उत्पाती भय खाते हों, रोज जनाजे उठते हों, आतंकी मारे जाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। वोट उसे दो जिसके कारण भारत का बल जागे, वोट उसे दो जिसके कारण भारत का बल जागे, पूंछ दबाकर दुश्मन भी फिर इधर उधर ही भागे। बहुत सुंदर। वोट उसे दो जिसकी ताकत सकल विश्व पहचान रहा, वोट उसे दो जिसकी ताकत सकल विश्व पहचान रहा, आस्तीन के सांपों को उनके बिल में ही मार रहा। बहुत बढ़िया। आस्तीन के सांपों को उनके बिल में ही मार रहा। इसीलिए मैं कहता हूँ सोच समझकर आना है और वोट की खातिर चोट सहो पर सच्चा सेवक चुनकर लाना है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, सच्चाई बयान कर दी। हाँ बिल्कुल। राहुल मिश्रा ने बहुत सही बात कही। राष्ट्रवाद ये भी अपने तरह का एक अलग राष्ट्रवाद होता है। इस राष्ट्र के प्रति समर्पण होता है कि जब हम अपने वोट का अधिकार जो हमको मिला है उसका उपयोग करते हैं। निश्चित रूप से सबको वोट का उपयोग करना चाहिए। जब आपने वर्ष 2014 में वोट का प्रयोग किया तो सरकारें बदली ना, केंद्र में सरकारें बदली, सत्ताएं बदली, आपके मन के चाहे कामों में भी परिवर्तन आया, वो भी कहीं बदले। तब चार पंक्तियां, एक अच्छे दिनों की बात तब बहुत चली तो मुझे इसलिए याद आ गई। अक्सर लोगों ने कहा कि अच्छे दिन क्या होते हैं, अच्छे दिन क्या होते हैं, तब चार पंक्तियां कहता हूँ, एक छंद कहता हूँ कि अच्छे दिन हम मांगते अच्छे अच्छे लोग। किसी पर नाम नहीं लेता मगर फिर भी शायद कहीं आपके मन तक ये बात पहुंच जाए कि अच्छे दिन हम मांगते अच्छे अच्छे लोग, और मानो जैसे हो गया इनको कोई रोग, मानो जैसे हो गया इनको कोई रोग हुआ है मानो भारी, और नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी, और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे, इसको ही तो कहते यारो दिने अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छे दिनों की परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग होती हैं। चोर को लगता है कि शायद चोरी करने के अवसर मिल जाए तो अच्छे दिन आ जाएंगे, शराबी को लगता है कि शराब पीने के अवसर मिल जाए तो अच्छे दिन आ जाएंगे, मगर मित्रों वास्तविकता में ये तो अच्छे दिन नहीं होते। अच्छे दिन तो वही होते हैं जो अच्छे दिन होते हैं, और ये अच्छे दिन आ रहे हैं और निश्चित रूप से आएंगे। और ऐसे ही अच्छे दिनों को लाने के लिए जो हम कवि प्रयास सदैव करते हैं, अपने शब्दों के माध्यम से जन जागरण का अभियान चलाते हैं सदैव जीवन भर, ऐसी एक कवित्री को बुलाता हूं मैं। फरीदाबाद से हमारे बीच आई है डॉक्टर बबीता गर्ग जी, शहर उपनाम से जो लिखती हैं डॉक्टर बबीता गर्ग। जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए डॉक्टर बबीता गर्ग शहर जी। स्वागत है। धन्यवाद भुवनेश जी। और सीधे सीधे अपने गीत पर आती हूँ। सामाजिक सरोकार का गीत है। उस गीत के माध्यम से मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि लालसाओं का अंत कभी नहीं होता है। हम जब तक भी जीवित रहेंगे इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो उसी पर एक गीत है जी, सुनिएगा कि निर्मम काली रातों से धोखे वाली बातों से आहत होकर भी बोलो, जीवन कभी मरा है क्या, जीवन कभी मरा है क्या, जीवन क्या है मेला है, जीवन क्या है मेला है, इच्छाओं का रेला है, जीवन क्या है मेला है, इच्छाओं का रेला है, सब कुछ पाकर भी कुछ को, सब कुछ पाकर भी कुछ को, जीवन लगे झमेला है, इच्छाओं के घेरे में, इच्छाओं के घेरे में संयम कभी जगह है क्या, आहत होकर भी बोलो, जीवन कभी मरा है क्या, जीवन कभी मरा है क्या। और जीवन है तो मृत्यु भी है, उसी पर लिखा है, चंद पंक्तियां प्रेषित करती हूँ कि जीवन संग अंत भी है, जीवन संग अंत भी है, भले बुरे का द्वंद्व भी है, दुर्गंध भरी राहों में सपनों की सुगंध भी है,
पतझड़ की पद चापों से, पतझड़ की पद चापों से सावन कभी थमा है क्या? क्या बात है। आहत होकर भी बोलो, जीवन कभी मरा है क्या? बहुत अच्छा। बढ़िया। धन्यवाद। और दुख में भी हंसते रहना, दुख में भी हंसते रहना, जीवन संग बहते रहना, जीना है तो बच्चों सा अपना निर्मल मन रखना, पीड़ा सहते सहते भी, पीड़ा सहते सहते भी बचपन कभी डरा है क्या? क्या बात है, बहुत अच्छे। बचपन कभी डरा है क्या? आहत होकर भी बोलो, जीवन कभी मरा है क्या? क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जीवन कभी मरा है क्या? जीवन कभी नहीं मरा करता मित्रों। जीवन के संघर्ष सतत चलते रहते हैं। चलते हैं अब अपने उस सेगमेंट की ओर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है, वीडियो के माध्यम से होता है। राखी देव हमारे बीच आज वीडियो को लेकर अपने पधारी हुई हैं। उनके वीडियो को सुनते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। आप सुनिए और सराहिए राखी देव जी। सर्वप्रथम मंच को मेरा नमन और कवि तथा कवयित्री महोदया को मेरा नमस्कार। मैं एक नज़्म सुना रही हूँ। कभी दर्द बन के मिला करो, कभी धूप बन के खिला करो, मेरी जिंदगी है बट वृक्ष सी, उसी वृक्ष की छाँव में रहा करो। तेरी राह जो बदल गई मेरी राह से तो क्या हुआ, तुम जिक्र न करना मेरी कभी, जब किसी से तुम वफा करो। कोई छोड़ दे जो तुम्हें अगर, तो तुम ना खुद पे जफा करो। मेरी बात सोचना तुम तभी, जब किसी से तुम गिला करो। कभी दर्द बन के मिला करो, कभी धूप बन के खिला करो, मेरी जिंदगी है बट वृक्ष सी, उसी वृक्ष की छाँव में रहा करो। मैं एक कविता पाठ करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है ऐ जिंदगी कुछ तो बता। कुछ रस्में तुम निभाओ, कुछ कस्में हम खाए, ऐ जिंदगी तू जो रूठ गई, बता अब हम कहाँ जाए। आओ हम तुम साथ बैठे, यूं ही कुछ बातें करें, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ हम अपनी कहे। थोड़ी देर तुम ठहरो, थोड़ी देर हम भी रुके, ऐ जिंदगी तू ही बता, तन्हा हम कैसे जिए। वो मंजर पुरानी यादों का, कुछ यादें बीती रातों का, कुछ वादे मीठी बातों का, वो लम्हा जो धुंधलाया सा, वो टूटे सपने अपने अरमानों के, ऐ जिंदगी तू बता, वो एहसास दिल में फिर कैसे जगाए। कुछ रस्में तुम निभाओ, कुछ कस्में हम खाए, ऐ जिंदगी तू जो रूठ गई, बता अब हम कहाँ जाए। आवाज दी है मेरे अंतर मन ने, मुझको नहीं है खबर, क्या हो रहा है ये क्या हो गया है, न जाने तुम्हें देख कर। सोचूं मैं खुद ही न जाने कब से, इतनी उलझन सी क्यों है मगर,
दिल जानता है मेरे मन की ये बातें, कैसे कहूँ दिलबर। आवाज़ दी है मेरे अंतर मन ने, तेरी यादों के मीठे सपने संजोए रखी थी मैं रात भर। कभी मैं यूँ जागूं कभी सो भी जाऊं, ऐसे ही दिन थे गुजर। अब आ भी जाओ कि मैं रह न पाऊं, कैसे तुम्हें मैं अब ये बताऊं। सोचती मैं यूं ही अक्सर, दुनिया के डर से तुम्हें खो न दूं मैं, कि लगता है मुझको फिकर। आवाज़ दी है मेरे अंतर मन ने, बहारों ने जैसे करवट लिया है, मचल कर इधर से उधर। तुम्हें भी सताया मुझे भी सताया, न जाने ये क्या सोच कर। औंधे पड़ी थी इस जगह में, नहीं थी मुझे भी सबर। तुमको नहीं थी पता क्या हमारी, कैसे थे तुम बेकदर। आवाज़ दी है मेरे अंतर मन ने, मुझको नहीं है खबर। क्या हो रहा है ये क्या हो गया है, न जाने तुम्हें देख कर। सोचूं मैं खुद ही न जाने कब से, इतनी उलझन सी क्यों है मगर, के दिल जानता है मेरे मन की ये बातें, कैसे कहूँ दिलबर। आवाज़ दी है मेरे अंतर मन ने। राखी देव जी के इस वीडियो के साथ विराम लेने की ओर चलते हैं। हमारा ये एपिसोड आप देवम चैनल पर भी देख सकते हैं। साधना के साथ साथ में साधना ग्रुप का ही एक चैनल है देवम चैनल, आप उस पर भी ठीक 10:30 बजे रविवार को, प्रत्येक रविवार ठीक 10:30 बजे देवम चैनल पर भी इसको देखना ना भूलें। और जो भी युवा मित्र, हमारे युवा कवि मित्र देख रहे हो इस एपिसोड को, इस कार्यक्रम को, सतमोला कवियों की चौपाल को, वो हमसे जुड़ना ना भूले। ये मंच आप सब लोगों के लिए, इस मंच पर जब देश के वरिष्ठ कवियों को आमंत्रित किया जाता है तो उसके साथ में कुछ युवा कवियों को भी अवसर दिया जाता है। आप में यदि प्रतिभा है, आप में यदि हुनर है, तो हमारे टीवी स्क्रॉल पर ये नीचे चल रहे नंबर 9711182183 इस पर कॉल करना ना भूले, इस पर कॉल कीजिएगा। निश्चित रूप से आपको एक मंच मिलेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं मैं, आपका भुवनेश सिंगल। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें जिनका आशीर्वाद मिलने जा रहा है वह होते हैं सेवा इंटरनेशनल के कन्वीनर श्री श्याम परांडे जी। श्याम परांडे जी हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विदेश विभाग अनेक वर्षों तक देखते रहे, आज हमारे बीच में हैं। सबसे पहले हम उनका एक संदेश भी हम उनका सुनेंगे। हमारे बीच में श्री नीरज गुप्ता जी बहुत बड़े व्यवसायी हैं और बहुत ही समाज सेवी हैं। आप उनका भी हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। मैं आप दोनों महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सतमोला कवि चौपाल में आज उपस्थित सभी को मैं अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं कि 18 वर्षों से निरंतर यह कार्यक्रम चल रहा है और इसमें 10,000 से अधिक नव कवि, नव प्रतिभा के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। उसमें से बहुत सारे कवि अभी प्रतिष्ठित कवि भी बन गए हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ कि आप इससे जुड़िए और इसे आगे बढ़ाइए। नए कवि और नई प्रतिभा लेकर इस कार्यक्रम में युवा बड़ी मात्रा में आए,
ऐसा मेरी हार्दिक इच्छा है। मेरा परिचय जैसे किया गया, सेवा इंटरनेशनल का काम मैं करता हूँ और कल ही अपने सारे हिंदू समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए नहीं, विश्व के लिए एक आदर्श सेवक का जयंती उत्सव हमने मनाया। वह है हनुमान। बिल्कुल, बहुत अच्छे। बिल्कुल। अंजनी पुत्र हनुमान ने खुद का जीवन पूरा राम सेवा में, समाज सेवा में, धर्म सेवा में, राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उनका अहम इसमें कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो स्वयं सेवकत्व का जो आदर्श माना जाएगा वो हनुमान को माना जाएगा। तो उनके इस जयंती पर मैं आपको सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सेवा इंटरनेशनल, जैसे हनुमान जी की बात हुई है, सेवा इंटरनेशनल भारत में तो काम करता है, लेकिन भारत के बाहर भी जो भारतीय समाज है, भारतवंशी समाज है, जिसको इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है, उनके साथ हम काम करते हैं। 26 से अधिक देशों में काम करते हैं। और अभी अभी हम सब एक युद्ध के बीच में से गुजर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन पर जो आक्रमण किया है, उसमें यूक्रेन में भारत के 20,000 22,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उसमें से करीब 20,000 से अधिक विद्यार्थी वापस आए हैं। उसमें से 4,000 भारतीय विद्यार्थियों को वापस घर तक पहुंचाने में सेवा इंटरनेशनल के वॉलेंटियर्स ने यूक्रेन में और जहाँ जहाँ कैंप्स लगे हुए हैं ऐसे 4 देशों में, यूरोप के, पोलैंड, रोमानिया, हंगेरी और मोल्डोवा, इस 4 देशों में कैंप्स लगाए हैं। उसके माध्यम से ये 4,000 विद्यार्थी घर तक पहुँचे और उसी के साथ 1,000 गैर भारतीय जो अफ्रीकन देशों के विद्यार्थी थे वहाँ पर, ऐसे 1,000 से अधिक। कारण नाइजीरिया के कीव में उपस्थित जो एम्बेसडर है, उन्होंने सेवा इंटरनेशनल के कार्यकर्ताओं को विनंती की कि हमारे देशों के भी विद्यार्थी जो फंसे हुए हैं, खार्किव में थे, कीव में थे, अन्य थे, सबको आप मदद कीजिए ताकि वो घर सुखरूप पहुंच सके। तो उनको मदद की गई है, वो वापस पहुंचे हैं और इसका सब जगह अच्छा संदेश गया हुआ है। उस देश के राष्ट्रपति ने भी सेवा इंटरनेशनल के इस कार्य के लिए उनको बहुत बहुत बधाई दी है। बहुत अच्छा। वैसे ही अभी भी चारों देशों में कैंप्स लगे हुए हैं, शिविर चल रहे हैं। इन शिविरों में अभी भी जो आ रहे हैं उनको सबसे पहले बॉर्डर पे रोका जाता है, तो वहाँ पर उनका वीज़ा का कार्य कराया जाता है। बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद उनको खाना पीना, पानी की जो आवश्यकता होती है वो कराई जाती है। और आजकल सबसे प्रमुख जो बात हो गई है कि जो अपना मोबाइल है उसको चार्जिंग करना होता है, तो चार्जिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं। और एक ही जगह पर ज़्यादा भीड़ न हो, जैसे पोलैंड के बॉर्डर पर ज़्यादा भीड़ हो गई तो उनको आगे हंगेरी के बॉर्डर पे भेजा गया बसेस की व्यवस्था करके। तो ऐसे कहाँ क्या चाहिए उनको, फिर स्थानिक लोगों के साथ मिलकर उनके खान पान की व्यवस्था करते हैं। 1 दिन 2 दिन रहने की व्यवस्था होती है, फिर उनका आगे भेजा जाता है। तो ये ऐसे वॉलेंटियर्स सारे यूरोप से, इंग्लैंड से वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 7 दिन 15 दिन 1 महीना छुट्टियाँ लगाकर खुद के काम को बाजू में रखकर कार्य कर रहे हैं। ये सब हम भारतीयों के लिए अभिमान का विषय है और उस पर हमने गर्व करना चाहिए। और उन सब की तरफ से जो अभी भी लगे हुए हैं, उन सब की तरफ से मैं इस कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विथ कमेंट, एक छोटा सा संदेश कि भारतीय प्रतिभा सकारात्मक रही है। आप विश्व भर में जाकर आइए, भारत में जितना सकारात्मक या तो पॉजिटिव ऐसा विचार उठता है वो कहीं नहीं उठता है। आज मैं कवियों को सुन रहा था और आप सब भी सुनेंगे, तो ऐसी अनेक प्रतिभाएं निकल कर आती है और सकारात्मक विचार समाज में निर्मित हो। और जैसे भुवनेश जी ने कहा कि राम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, तो उस मार्ग पर बढ़ने के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप।
मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।